नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबर महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z, खबरों के पीछे की असल खबर। तो आज की दो बड़ी खबरें और इसके साथ साथ दिन भर की कुछ ऐसी हैपनिंग्स जो शायद आपसे छूटी हों, पर उसको डिकोड करना जरूरी है। इसके लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। देश की सियासत के दो ध्रुव, एक कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। मध्य भारत के दो बड़े प्रदेश, एक तरफ मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़। आज इन पर सारे देश की नजरें नहीं। वजह दो बड़े आयोजन, दो बड़े नेताओं का आगमन। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसमें एक दो नहीं बल्कि देश भर से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जुटे। अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी और सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कुछ अहम प्रस्तावों पर बातचीत हुई। CWC चुनाव को लेकर एक अहम फैसला भी हुआ है। रिपोर्ट देखें। तस्वीरें कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी की बैठक की हैं, जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन हुई। सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर उन्हें मंजूरी दी गई। इसके पहले कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष को ये अधिकार दिया जाए कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को मनोनीत करें। पार्टी होने के नाते सदस्यों ने कहा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने। लोकसभा का चुनाव है, उसकी गंभीरता को देखते हुए तय हुआ कि पार्टी में अभी जो निर्वाचित अध्यक्ष हमारे अभी तुरंत चुनाव हुआ है और जिसमें 80% लोगों ने उनको समर्थन अपना दिया है, उनको ऑथराइज किया जाए और उनके वो तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लें। 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे प्रीलिमिनरी सेशन को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। फिर 11 बजे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सेशन को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी के भाषण के बाद 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें राजनीतिक, विदेशी और आर्थिक मामलों से जुड़े प्रस्तावों पर बात होगी। तो आज कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन शुरू हुआ, इसमें 2 अहम बैठकें हुई। दोनों सत्र महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस के लिहाज से इस अधिवेशन की अहमियत को जरा डिकोड कर ले। आज पहली बात, कांग्रेस की CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसके चुनाव पर सस्पेंस खत्म हो गया। ये तय हो गया कि चुनाव नहीं होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तर्क भी दिया गया कि इसमें आने वाले चुनाव एक बड़ी बाधा है। पार्टी कथित आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात बार बार कहती है, वैसा कम से कम आज हो नहीं सका है। एक तर्क उसको जरूर दिया गया। एक और अहम बात जो इसमें दिखाई पड़ी वो ये कि जब ये फैसला लिया गया तो उस मीटिंग में गांधी परिवार से कोई नहीं था। एक मैसेज देने की कोशिश कि हमने फ्री हैंड दिया, लेकिन फैसला जिस तरह का हुआ, इससे फिर वही पुरानी तस्वीर भी थी। दूसरी बात, प्रीलिमिनरी सेशन में पार्टी के संविधान में बड़े संशोधनों का प्रस्ताव है। तकरीबन 16 प्रावधान और 32 नियमों में संशोधन करेगी। ये कांग्रेस का अपना जो एक नियमावली है, उसमें संशोधन की बात है। इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी CWC में दलित, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, OBC को दर्जा दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा ये प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को वर्किंग कमेटी में जगह दी जाए, इसका भी प्रस्ताव होगा। अधिवेशन में विपक्षी दलों को NDA BJP के खिलाफ एकजुट करने की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। यानी ये मंथन कर लिया जाएगा कि अगर आपको NDA से मुकाबला करना है तो आप UPA को कैसे मजबूत करें, और UPA में सबसे प्रमुख भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए और होती है, इसे आगे कैसे बरकरार रखें। रायपुर में जो आज से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए आज तमाम नेता आए। दिल्ली से राहुल और सोनिया गांधी भी रायपुर आ पहुंचे। उनका भव्य स्वागत, ये भी चर्चा का केंद्र रहा। पुलिस की भारी सुरक्षा, गहमा गहमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का जमावड़ा। तस्वीरें रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की, जहां आज दोपहर करीब 2:30 बजे
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से रायपुर पहुंचे। राहुल गांधी की दाढ़ी बड़ी हुई थी और सोनिया गांधी ने नीली साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। सोनिया और राहुल गांधी का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। कल प्रियंका गांधी भी रायपुर आएंगी। कल ही सोनिया गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन को लेकर कांग्रेस में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। देश की राजनीति में बहुत एक अहम मोड़ साबित हुआ है और मुझे लगता है रायपुर का अधिवेशन जो होगा ये बहुत सार्थक साबित होगा और 2024 तक हम लोग कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे उस विषय में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर। कुल मिलाकर कांग्रेस का महाकुंभ शुरू हो चुका है। देखना होगा कि इस अधिवेशन से कांग्रेस में क्या बदलाव आते हैं। तो काफी इंतजार किया जाता रहा, पहले भी कई बार इंतजार किया जाता रहा, लेकिन आखिरकार सोनिया और राहुल गांधी एक साथ रायपुर आए, दिखाई पड़े और गर्मजोशी से पूरा खेमा भर गया। अब सवाल उठता है कि रायपुर का अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है और इस आमद के क्या मायने हैं, इस महाकुंभ के क्या मायने। संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब मध्य भारत में, केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी एक ही शहर में एक जगह के ऊपर होंगे। रायपुर के राजनीतिक इतिहास के नजरिए से देखें तो कांग्रेस का अधिवेशन एक बड़ा घटनाक्रम है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है। देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस देखने के बाद कांग्रेस पार्टी का यह बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को स्टैब्लिश करने की, एक मैच्योर, एक परिपक्व नेता की छवि को कायम करने का प्रयास किया है, जो काफी हद तक कांग्रेस के मुताबिक कामयाब। उनका अधिवेशन में भाषण होने वाला है और इस भाषण पर विरोधियों की भी नजर होगी, अहम होगा। पूरा देश देखना सुनना चाहेगा कि राहुल यहां से क्या कहते हैं और इस बात के पूरे आसार हैं, संभावना है कि राहुल अपने संबोधन में अडानी ग्रुप, जिस पर उन्होंने संसद में सवाल उठाए थे, इस पर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसका जिक्र कर सकते हैं। देश में कथित नफरत के माहौल पर कांग्रेस पार्टी की लाइन पर बोल सकते हैं। चीन के प्रति मोदी सरकार की नरमी जैसे मुद्दों को लेकर भी वे अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल वे क्या कहते हैं ये जब वो कहना शुरू करेंगे तब स्पष्ट होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि उनकी बातों को खुद कांग्रेसी जन किस अंदाज में लेते हैं और दूसरा, विरोधी इसकी काट कैसे ढूंढते हैं या उसका क्या जवाब देते हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री, एक तरफ जहां हमने आपको बताया था 2 इवेंट है बड़े, एक के बारे में आपने जान लिया, यहां राहुल गांधी को सुनना एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेसी जन बड़ा महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज के दौर के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे बड़े क्षत्रप अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर रहे, जहां वो कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शाह ने केंद्र की बीजेपी सरकार और एमपी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना की हैं, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने कोल जनजाति महाकुंभ में शिरकत की। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन माता शबरी की जयंती के अवसर पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस केवल गाली देने का काम कर रही है। आपकी सुविधाएं छीनने वाले ये कांग्रेस के लोग किस मुंह से आपके पास आएंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने 532 करोड़ 65 लाख की लागत के 35 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही 550 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया। मुझसे शिवराज जी घोषणाएं करा रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के ट्राइबल भाई बहन मुझे पकड़ेंगे, मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया। 14 की 14 घटना घोषणाएं समाप्त हो चुकी। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैहर में मां शारदा के दर्शन किए। अमित शाह रात्रि विश्राम सतना में करेंगे। शनिवार 25 फरवरी को वो हेलीकॉप्टर से खजुराहो और फिर विशेष विमान से उत्तर प्रदेश रवाना हो जाएंगे। चुनावी साल है, ऐसे में दिग्गजों का आना बहुत लाजमी है। 2018 में झटका बीजेपी खा चुकी है, लेकिन इसके बाद विंद ही क्यों और इस वक्त ही क्यों, इसके जवाब दिन भर तलाशे गए और अभी एक दिन इसमें और बचा है। नाराज नेताओं को मनाना है, क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है और बड़ी बात यह कि जिस जनजाति समूह के बीच वे पहुंचे थे, वनवासियों के बीच वो पहुंचे थे, उसका समर्थन अपने साथ बनाए रखना है। क्या ये इस दौरे से मुमकिन हो पाएगा? वैसे ऐसे कई महाकुंभ अभी और होने ये तय है।
एक और बड़ी खबर, घटनाक्रम जिस पर आज देश ने नजरें जमा कर रखी, दिल्ली नगर निगम एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में एक बार फिर से बहस नहीं, मारपीट जैसी नौबत बनी। मारपीट दिखाई पड़ी। काउंटिंग के दौरान एक वोट को मेयर ने अनवैलिड घोषित कर दिया था और इसके बाद मेयर ने रीकाउंटिंग का आदेश दिया। इस आदेश के बाद ही सारा हंगामा बखेड़ा शुरू हुआ। पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में कई पार्षद जख्मी हो गए। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों पार्टियों के 3-3 सदस्य जीते और इन चुने हुए सदस्यों की लिस्ट पर मेयर शैली ओबराय ने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने एक वोट को अनवैलिड बताकर रीकाउंटिंग का आदेश दिया। रीकाउंटिंग के फैसले पर निगम सचिव ने साइन करने से इनकार कर दिया। इस पर मेयर और निगम सचिव के बीच में बड़ी तल्ख बयानबाजी। दोनों के बीच में तनातनी के दौरान भाजपा पार्षदों ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग उठाई, जिस पर मेयर ने कहा अनवैलिड वोट को मान्य नहीं कर सकते। भाजपा पार्षद टेबलों पर चढ़े, नारेबाजी की। उन्हें रोकने के लिए आप पार्षद आगे आए तो दोनों पार्टियों के पार्षद भिड़ गए। मारपीट होने लगी। चलिए, अब कुल मिलाकर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ऐसे गुत्थम गुत्था होने वाला, ऐसी क्या बड़ी बात है? डिकोड करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में सबसे ताकतवर होती है। यही कमेटी कॉरपोरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट का पूरा कार्य देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, नीतियों को लागू करने की पहल और इसकी चर्चा, उसे अंतिम रूप देने का काम इसी कमेटी के जिम्मे होता है। सारे अधिकार इसके पास हैं, यानी निगम की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी ये कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है। इन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से ही चुना जाता है। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी है। हर जोन में कई वार्ड कमेटियां होती हैं, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद नॉमिनेटेड एल्डरमैन शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं और ऐसे में अगर यहां कोई पार्टी हार जाए तो उसके पास एमसीडी में कुछ बचता नहीं और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने वहां अपना पूरा जोर लगाया। लेकिन इस जोर आजमाइश में नौबत हाथापाई तक आई। ये देश ने भी देखा, दिल्ली ने भी देखा। अगली खबर, इस पर भी देश की नजर है और बहुत ही गंभीर है। खबर पंजाब से, जहां वारिस पंजाब दे संस्था है, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था। इसके मुखिया ने एक बार फिर खालिस्तान की मांग को उठाया और वहां से कई चिंताएं देश के सामने आई। साडा खालिस्तान दा जिहड़ा एम है ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ टैबू ना बनाया जाए। तो सुना आपने, ये अमृतपाल सिंह हैं जो देश के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलता नजर आया। वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह एक बार फिर से खालिस्तान की मांग उठा रहा है। एक बार फिर सुनिए अमृतपाल ने क्या कहा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ टैबू ना बनाया जाए। अमृतपाल सिंह गुरुवार को तब चर्चा में आया जब इसके समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर धावा बोल दिया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी तूफान सिंह को एक लड़की के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में अमृतपाल के समर्थक अजनाला थाने पहुंचे, जहां पुलिस के साथ अमृतपाल सिंह के समर्थकों की झड़प हुई। झड़प में 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंजाब की फिजा एक बार फिर खराब होती दिख रही है। इसे काबू करना सीएम भगवंत मान के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो पंजाब की आग न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए खतरा रहती है और इसीलिए देश थोड़ा चिंतित है। संगठन वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल के जहरीले बोल आने वाले वक्त में क्या करेंगे, ये पंजाब पुलिस को पहले और बाद में देश को भुगतना पड़ सकता है। पंजाब में एक अहम घटना घटी है। आज अमृतपाल के समर्थक तूफान सिंह को रिहाई मिल गई। पुलिस ने खुद कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी लगाई थी। इस पूरे घटनाक्रम के मायने जरा समझना, डिकोड करना जरूरी है। डिकोड करते हैं इसे। पहले पुलिस तूफान सिंह के खिलाफ, जो अमृतपाल का सहयोगी है, उसके खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करती है। फिर अमृतपाल के समर्थक थाने पर धावा बोलते हैं और पुलिस बेबस दिखती है। पुलिस पर दबाव साफ तौर पर दिखता है और खुद पुलिस कोर्ट में जाकर एफआईआर रद्द करने की अपील करती है। सीधा सा अर्थ ये कि पंजाब में अलगाववादी संगठन का प्रभाव बढ़ रहा है। पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी बात,
जो समझ में आ रही है वो ये है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार अलगाववादियों पर लगाम नहीं कस पा रही, और ये भी एक चिंता की बात है कि एक स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाए। पुलिस पर कहीं ना कहीं अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर प्रेशर है, ये महसूस हुआ है। कहना ये चाहती है देश की जनता कि सरकार को वक्त रहते इन अलगाववादी नेताओं को काबू करना चाहिए, वरना इन्हें अगर इसी तरह बढ़ावा मिला, इस तरह के घटनाक्रम 2-4 और हुए तो इसका दुष्परिणाम कहीं पूरा देश ना देखे। चलिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस एक घटनाक्रम ने कभी उड़ता पंजाब को लेकर चिंता थी, कभी पंजाब से अलगाववाद की आग को लेकर चिंता थी। एक बार फिर वही चिंता सारे देश के सामने ना बन जाए, उसे उभरने ना दिया जाए, उसे फैलने ना दिया जाए। खबर मध्य प्रदेश की इमरती देवी से जुड़ी हुई। एमपी की सियासत में ये नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं, हर बार उनका अंदाज, उनका बयान उनको सुर्खियों में ले आता है। आज क्यों आया, देखिए। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने डबरा विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा के मंच पर बड़ा बयान दिया। इमरती ने कहा कि यहां से हारने का उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हारने के बाद भी वो कैबिनेट मंत्री की तरह हर सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त कर रही हैं। हारी तो डबरा की जनता है, जिसके चलते डबरा का विकास ठप पड़ गया। इमरती ने कहा कि मैं सेल्फ स्टार्ट हूँ, किसी के कहने से कोई काम नहीं करती, जो करना है वो करके रहती हूँ। मैं तो जीती हूँ, हारे हो तो आप लोग हारे हो, इसलिए हारे हो कि अगर हम जीत जाते तो कितना डबरा का विकास होता। आज डबरा का जिला बन जाता तो हमारा एक व्यक्ति हर काम से डर जाता। तो मैं अपने आप को हारना नहीं मानती, हारी है तो डबरा की जनता हारी है। मुझे तो सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे तो आज की तनख्वाह मिल गई। मैं कैबिनेट मंत्री आज भी हूँ, लघु उद्योग निगम में सरकारी गाड़ी भी है, बंगले भी है, सब सरकारी है मेरे पास। लेकिन आपको क्या मिला? साथ देती हूँ तो खुल के देती हूँ, पीछे नहीं देखती कि होगा क्या। मुझे जो करना है वही करती हूँ, और आपकी इमरती कभी किसी के बंधन में ना रही ना रहेगी, सदा सेल्फ स्टार्ट है और सेल्फ स्टार्ट रहेगी। धन्यवाद। 2018 के विधानसभा चुनाव में इमरती देवी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी, लेकिन फिर सिंधिया समर्थक बाकी नेताओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गईं। इस्तीफे के बाद उपचुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गईं। अपनी हार पर इमरती देवी क्या सोचती हैं, ये ताजा बयान से साफ होता है। तो हार की टीस कहें, हार की खींच कहें, लेकिन इमरती देवी को आपने सुन लिया। वो क्या बताना, क्या कहना चाहती हैं, ये भी डिकोड करने वाली बात बनती है। एक बात जो साफ साफ है कि वो ये, इमरती देवी उपचुनाव में अपनी हार को अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई, पचा नहीं पाए। खुद के पास गाड़ी, बंगला, पावर होना, ये क्यों जता रही हैं? क्या ये उनका घमंड है? इमरती देवी बोल रही हैं कि जनता हार गई, जबकि जनता ने पहले भी उनको चुना था और जनता ने इस बार उनको हराया। शायद वो ये भूल गई कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, बल्कि इमरती देवी ने तो जनप्रतिनिधि होने का धर्म निभाने के बजाय जनता को खुद हाशिए पर डाल दिया, उनको खुद को उनके हार का जिम्मेदार बताया। वैसे चलती सरकार गिरी, इसमें जनता की क्या भूल थी? ये भूल उन जनता की थी या पाला बदलने वाली इमरती देवी और उनके साथियों की सियासी महत्वाकांक्षा थी? ये सवाल तो जनता के बीच में अब भी है। वैसे यहाँ ये भी जान लें आप कि इमरती देवी ने ऐसा ऊटपटांग बयान पहली बार नहीं दिया। आज ये कहती सुनाई पड़ रही कि वो सेल्फ स्टार्ट हैं, यानी वो अपने आप को सेल्फ मेड बताना चाहती थी। उनको कोई चलाता नहीं, लेकिन मीडिया वो बयान भूला नहीं, लोग वो बयान भूले नहीं जब उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहें तो कुएं में भी कूद सकती हैं। अहम बात ये, जो नेता जनता का सम्मान ना करे उसको क्या जनता सम्मान की दृष्टि से देखती है, ये बात हर नेता को याद रखनी चाहिए। खबर अगली आपको आरंग से दिखाते हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, वहीं बीजेपी ने आवासीन अधिवेशन शुरू किया है। देखें। नारेबाजी, सरकार विरोधी पोस्टर और भाषण देते बीजेपी नेता। तस्वीरें आरंग की हैं, जहां आज से बीजेपी ने आवासहीन अधिवेशन शुरू किया। यह अधिवेशन कल भी जारी रहेगा। आरंग में आयोजित इस आवासहीन अधिवेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को अब तक आवास नहीं मिल पाया, उनकी आवाज को बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी केंद्र की योजनाओं को रोककर जो है ये यहाँ की सरकार अहंकार और घमंड में आ गई है, और इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में दुर्दशा होने वाली है,
रायपुर में एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है तो बीजेपी बीते कुछ दिनों से मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला रही है। इसके तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव कर रहे हैं। कह सकते हैं आवासहीनों के बहाने बीजेपी सड़क पर पूरी तरह सक्रिय है। तो न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी बड़े खबरों के पीछे की असल खबर को जानने, उनको डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।